हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहां पर हम संस्कृतियों का टकराव इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने अमेरिका महाद्वीप के एज़टेक, माया और इनका साम्राज्यों के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोग यूरोपीय लोगों के इन साम्राज्यों में आगमन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूरोपीय लोगों के आने से इन साम्राज्यों की स्थिति बदल गई है। क्योंकि यूरोपीय लोग तो अपने संसाधनों के लिए आए थे, उन्हें यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं था, यहाँ की प्रजा से, यहाँ की संस्कृति से उन्हें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था, कोई लगाव नहीं था। उन्हें तो केवल संसाधन चाहिए थे। तो धीरे धीरे करके यूरोपीय लोगों ने अपने षड्यंत्र रचाकर यहाँ के राजाओं को अपदस्थ कर लिया है या फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है, और ऐसे करके यहाँ पर दमन और शोषण का चक्र स्टार्ट हो गया है। तो वही सब कहानी हम यहाँ पर आज देखेंगे। आपकी हेडिंग है अटलांटिक पारगमन। क्योंकि यूरोपीय लोग जो थे अटलांटिक महासागर को पार करके यहाँ पर आए थे, इसलिए हेडिंग रखी गई है अटलांटिक पारगमन। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पहले बताया गया है, क्योंकि वही तो पहला व्यक्ति था जो यहाँ पर पहुंचा है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था और उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कट इच्छा थी। वह कार्डिनल पियरे डिएली इनके द्वारा 1410 में एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक थी। इसका नाम था इमगो मुंडी। इसे पढ़कर ये काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजना भी प्रस्तुत की है कि भाई वो खोजी अभियान के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन राजा ने परमिशन नहीं दी है। जैसे जैसे करके इसको अधिकारियों के साथ साठगांठ इसकी हो गई है, तो अधिकारियों ने इसको परमिशन दे दी है। तो इसने 3 अगस्त 1492 को पालोस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा ये रवाना हो गया है। यहां तक कहानी आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब जब इसका अभियान यहां से चल पड़ा है, उसके बाद क्या हुआ है, इनका बेड़ा काफी छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव और 2 कैरेवल यानी कि छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। इसमें बताया गया कि इसमें 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ता गया, लेकिन तट के दर्शन नहीं हुए। आखिर 12 अक्टूबर 1492 को इन्हें जमीन दिखाई दी, जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का ग्वानाहानी द्वीप था। तो यहां पर सबसे पहले ये लोग पहुंचे हैं। तो ग्वानाहानी में वहां के जो अरावाक लोग थे वो काफी शांतप्रिय लोग थे। उन्होंने इनका जमकर स्वागत किया है। यानी ग्वानाहानी में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। अरावाक लोग शांतप्रिय थे, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का जो सामान था वो इन नाविकों के साथ मिल बांट कर ये भी खाया है। कोलंबस के दिमाग में यही चल रहा था कि जो भी हमें भूमि मिलेगी या जो भी हमें क्षेत्र मिलेगा उस पर हम स्पेन का झंडा गाड़ेंगे, और इसके बदले में चूंकि पहले ही ये अधिकार दे दिया गया था, अधिकार पत्र जारी कर दिया गया था कि जो भी नई जगह खोज की जाएगी तो वहां के वायसराय बनने का अधिकार जो है उस खोजकर्ता को दिया जाएगा। तो ऐसे करके कोलंबस ने ग्वानाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया और उसने इस द्वीप का नया नाम सैन सेल्वाडोर रखा, और इसने अपने आप को वहां का वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा न्यास्केन, क्यूबा जिसे जापान समझा था, और किस्केया नया नाम हिस्पानियोला जो आज 2 देशों में डिवाइड है, हाइती और डोमिनिक रिपब्लिक, इनमें बटा हुआ है। इस तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का मतलब अरावाक लोगों का सहयोग प्राप्त किया। देखिए, इनके जो खोजकर्ता हैं इन्होंने सुन रखा था कि सोना हिस्पानियोला में भीतरी क्षेत्र की पहाड़ी जलधाराओं में मिल सकता है। तो आगे फिर ये बढ़ते गए हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर चूंकि अरावाकों ने, तो आपने देखा है अरावाकों ने इनका जमकर स्वागत किया है, मित्रतापूर्वक व्यवहार भी किया है, लेकिन आगे एक खूंखार कबीला था, लड़ाकू कबीला था, जिसका नाम है कैरेब के बारे में हम स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं। लेकिन उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरेब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। बाद में इनमें इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं रह गई थी, इतना ज़्यादा साहस नहीं रह गया था कि उनका ये प्रतिरोध कर पाए, तो मजबूरी में इन्हें लौटना पड़ा। तो इस संपूर्ण यात्रा में केवल कुल 32 सप्ताह लगे, और परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि इन स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप ही खोज निकाला। यानी जब ये अपने देश लौट के गए हैं, अपने देश के लोगों को बताया है, तो वहां से और भी लोग इस तरफ आए हैं। तो बाद में जब इन सब ने डिस्कशन किया है, बाद में सबने अपने अपने अनुभव बताए हैं, तो ये पता चला है कि भाई ये भारत नहीं है, कोई नया ही महाद्वीप है। कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही कि उसने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के
गोले की दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। यानी ये उस समय का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इनका ऐसा मानना था कि पृथ्वी जो है चौकोर टाइप है, इसका कोई ओर छोर है ही नहीं, लेकिन इन्हें समझ में आ गया पृथ्वी गोल है और अगर हम 5 हफ्ते की व्यापारिक हवाओं के साथ यात्रा तय कर लेंगे तो हम गोलाई में गोल गोल पूरा एक चक्कर लगा लेंगे। ये बात इन्हें समझ में आ गई थी। आगे बताया गया कोलंबस की स्मृति में समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित देश कोलंबिया का नामकरण किया गया है, जबकि वह इन दोनों इलाकों में से किसी में भी नहीं गया था। यानी अपने आप में आश्चर्य की बात है, जब कोई किसी स्थान को खोजता है, किसी स्थान पर जाता है, तो ये कहा जाता है कि उसका नाम उसे दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इतना सम्मान इसके लिए नहीं दिया गया और यहाँ पर उन क्षेत्रों को इसका नाम दिया गया जिन क्षेत्रों में ये कभी पहुंचा ही नहीं था। उसके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया। उनके लिए अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में भी किया गया, ये बताया गया यहाँ पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें नोट डाउन करेंगे, बातें तो बहुत सारी हो गई। तो यहां पर आपने 20 पॉइंट लिख लिए थे, अब 21वां पॉइंट लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस 3 अगस्त 1492 को पालोस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हो गया। इसी में पहला सा पॉइंट, उनका बेड़ा छोटा सा था जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव शब्द का अर्थ होता है भारी जहाज, नाव, और 2 कैरेबल यानी कि ब्रैकेट में छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। यह आपका पहला सब पॉइंट। इसी में आगे सेकंड सब पॉइंट, आखिर 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआनाहानी द्वीप था। यह आपका 21 का सेकंड सब पॉइंट। इसी में सेकंड सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट, गुआनाहानी में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। यह किसका थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी में चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे, कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया और इस द्वीप का नया नाम सैन सल्वाडोर रखा और अपने आप को यहां का वायसराय घोषित कर दिया। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया और उसने इस द्वीप का नया नाम सैन सल्वाडोर रखा और अपने आप को यहां का वायसराय घोषित कर दिया। ये किसका चौथा सब पॉइंट हो जाएगा। आगे देखिए, बीच का मैं छोड़ रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 का 5वां सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, उन्हें खूंखार कैरेब कबीलों की प्रचंडता का भी सामना करना पड़ा। उन्हें खूंखार कैरेब कबीलों की प्रचंडता का भी सामना करना पड़ा। जिसकी वजह से नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए। इसी में आगे लिखेंगे, इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। 21 का 5वां सब पॉइंट हो जाएगा ये। अब देखिए 22वां पॉइंट अब आप यहां पर लिखेंगे। 21 में आपने 5 सब पॉइंट लिख लिए हैं। कोलंबस ने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले की दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। यह 22वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 23वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, कोलंबस द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण
फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया, क्योंकि इसने इसका विस्तार किया और इन्हें नई दुनिया कहकर संबोधित किया था, तो इसी के नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ है। नहीं, आप लिख लेना 23वां पॉइंट, कोलंबस द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया। इसी में पहला सब पॉइंट, उनके लिए अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में किया गया। ये बात यहां पे बताई गई है। तो आपने अटलांटिक पारगमन कंप्लीट कर लिया है। अगली हेडिंग है आपकी अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। देखिए, स्पेनी साम्राज्य के विस्तार का जो मूल कारण था, एक तो बारूद का प्रयोग था और दूसरा घोड़ों का इस्तेमाल था, और इन दोनों ही चीज़ों से अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो परिचित नहीं थे। तो इस वजह से स्पेन वासी इन लोगों पर विजय हासिल कर पाए हैं। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने और चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। ये बात यहाँ पर बताई गई है। सोने के लालच से गंभीर हिंसक घटनाएं भड़की, जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। स्पेनी विजेताओं के कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलोम डी लास केसास, इन्होंने कहा है कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार अरावाकों के नंगे बदन पर आजमाते थे। इनकी आलोचना भी की है, ऐसा नहीं है कि इनकी आलोचना नहीं की गई, इनकी आलोचना भी की गई है। अब देखिए, स्पेनी लोग जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक तो अपने साथ नई तकनीक, नई युद्ध कौशल की तकनीक लेकर गए हैं, इसकी वजह से वो इन लोगों पर अपना राज्य स्थापित कर पाए हैं। और दूसरी चीज और लेकर गए हैं, बीमारी और लेकर गए हैं, यानी अपने साथ चेचक लेकर गए हैं। अब चूंकि इन लोगों के शरीर में तो चेचक के लिए प्रतिरोधक क्षमता मौजूद हो गई थी, लेकिन जो अमेरिका यानी अमेरिकी महाद्वीप के जो मूल निवासी थे, उनके शरीर में चेचक से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता मौजूद नहीं थी। तो उन लोगों को तो दोहरी मार पड़ी है। एक तो ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, ऊपर से बीमारी भी फैल गई है, और जब बीमारी फैली है तो वहां की आबादी बहुत ज्यादा घट गई है। आप यहाँ पर आंकड़े भी बताए गए हैं कि कितने करोड़ से आबादी मात्र कुछ लाख में समेट कर रह गई है। तो ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम इनका यही हुआ, यानी अपने साथ जो चेचक लेकर गए तो चेचक से वहां के लोग अपने आप मरने लगे, और अपने आप जब लोग मरने लगे हैं तो इनकी विजय और ज्यादा आसान हो गई है। तो यहां पर अब आप लोग 24वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। 24 का पहला सब पॉइंट, स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने और चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। इसी में 24 का सेकंड सब पॉइंट, इसमें लिखेंगे आप, स्पेनी लोग अपने साथ चेचक भी लाए, और कॉमा लगा के चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर डाल दिया क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। ये 24 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। आगे बताया गया कि आधी सदी के भीतर ही स्पेन वासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के समस्त क्षेत्र को खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर अपना आसानी से अधिकार जमा लिया। बताया गया कि उपयुक्त घटनाओं से पहले स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के 2 बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया, और ये काम मुख्यतः 2 स्पेन के जांबाज योद्धाओं ने किया है। एक व्यक्ति है इनमें हर्बन कॉर्टेस और दूसरे हैं फ्रांसिस्को पिजारो। इन दोनों व्यक्तियों ने यह काम संपन्न किया है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आपने 24वां पॉइंट लिख लिया है। अब आपकी अगली हेडिंग आएगी कॉर्टेस और एजटेक लोग। कॉर्टेस और एजटेक लोग, अब देखिए यहां पर ऊपर लिख लीजिए 24वां पॉइंट, 24 के सेकंड सब पॉइंट तक आपने लिख लिया है। 24 का थर्ड सब पॉइंट और लिख लेंगे तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, कॉर्टेस कहां से आया ये भी क्लियर हो जाएगा। 24 का थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे, स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के 2 बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया, और यह काम मुख्यतः 2 व्यक्तियों हर्मन कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो का था। यह आपका 24 का थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे करके हर्मन कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो का नाम आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगली हेडिंग है आपकी कॉर्टेस और एजटेक लोग। देखिए, कॉर्टेस और उसके सैनिकों ने मैक्सिको को रौंदते हुए उसको चुटकियों में जीत लिया है। 1519 में कॉर्टेस जो है क्यूबा से मैक्सिको आया है
और यहाँ पर उसने टोटानेक समुदाय से दोस्ती कर ली है। टोटानेक समुदाय जो था वो एजटेक शासन से अलग होना चाहता था। अब जब ऐसा मौका आ गया तो उसने भी मौके का फायदा उठाने की सोची और इनसे दोस्ती कर ली है। एजटेक शासक मोंटेजुमा ने कॉर्टेस से मिलने के लिए अपना एक दूत भी भेजा है। देखिए, मोंटेजुमा जो था वो स्पेनियों की शक्ति से काफ़ी ज़्यादा भयभीत था, क्योंकि उसे पता था कि इनके पास इनकी जो आक्रमण क्षमता है वो काफ़ी बेहतर है, गोला बारूद का प्रयोग करते हैं, घोड़े हैं इनके पास, हमसे काफ़ी तेज हैं। यानी वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उनके बारूद और घोड़ों के प्रयोग को देखकर घबरा गया। एक तरह से उसने मन ही मन हार मान ली। उसे ये तो दिखने लगा कि हमारी हार निश्चित है, हम इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो देखिए, हम लोग साथ के साथ पॉइंट भी नोट डाउन करेंगे। 25वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे इसमें। 1519 में कॉर्टेस क्यूबा से मेक्सिको आया, जहां उसने टोटेनॉक समुदाय से दोस्ती कर ली। टोटानेक समुदाय से दोस्ती कर ली, ये आपका 25वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, शुरुआत में जब ये यहाँ पे एजटेक की राजधानी जो है टेनोक्टिटलॉन, इसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एक लड़ाकू कबीला है, उससे भी इनका सामना होता है। तो स्पेनिश सैनिकों ने ट्लैक्स क्लानों पर हमला बोल दिया। ट्लैक्स क्लान जो है एक खूंखार कबीला है, लड़ाकू कबीला है। इन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध भी किया है, लेकिन बाद में इन्हें भी सरेंडर करना पड़ा है। तो आप सब पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे। पहला सब पॉइंट इसका आएगा, 25 का पहला सब पॉइंट। स्पेनिश सैनिकों ने खूंखार लड़ाकू ट्लैक्स क्लानों पर हमला बोल दिया और बाद में इन लड़ाकुओं ने समर्पण कर दिया। यह आपका पहला सब पॉइंट। इसी में सेकंड सब पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर वे टेनोक्टिटलैन की ओर बढ़े, जहां वे 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। अगर आपको टेनोक्टिटलैन याद ना रहे तो ब्रैकेट में लिख लेना एजटेक की राजधानी, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि टेनोक्टिटलैन किसका नाम है। यह एजटेक की राजधानी है। अब देखिए, मोंटेजुमा के सामने बड़ी कह सकते हैं विकट कंडीशन थी। अब वो लड़े या फिर स्वागत करे, क्या करे। उसने ये बीच का रास्ता निकालने की सोची। उसने कहा शायद मिलजुल कर काम चल जाए। तो इसी वजह से उसने क्या किया है, कॉर्टेस का हार्दिक स्वागत किया है। लेकिन मन ही मन वो ये बात जानता था कि हम कितना भी स्वागत कर लें, इन लालची लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें तो केवल और केवल सत्ता कब्जानी है, सत्ता पर अपना कब्जा जमाना है, ताकि यहाँ के रिसोर्सेज को ये लूट सकें। तो यहाँ पे वही बताया गया। लेकिन टेलेक्स क्लान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में आशंका थी। टेनोक्टिटलॉन के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है, वे सभी पागल से हो गए हैं और हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा था। अब यहां पर जैसा लोग सोच रहे थे वैसा हुआ भी है। कॉर्टेस ने बिना किसी कारण के सम्राट को नजरबंद कर दिया है और फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा है। यहां पर यह हुआ है। इसने इसके साथ ही यह किया है कि यहां पर जो एजटेक शासक के मंदिर थे, उन्हीं मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं भी रखवा दी हैं, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि यहां पर अब ईसाइयों का शासन स्थापित हो गया है, यानी कि स्पेनियों का शासन यहां पर स्थापित हो गया है। ये बात यहां पे बताई गई है। तो यहां पर आपने 25 का सेकंड सब पॉइंट लिख लिया था, 25 का थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कॉर्टेस ने बिना कोई कारण बताए सम्राट को नजरबंद कर लिया और फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा। ये सम्राट कौन है, मोंटेजुमा। उसको नजरबंद कर लिया है, उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा है। इसी में चौथा सब पॉइंट, स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने के प्रयत्न में कॉर्टेस ने एजटेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई। ये 25 का चौथा सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, जब ये घटनाक्रम घटित हो गया है, उसके बाद प्रतिक्रिया होना तो लाजमी था और प्रतिक्रिया हुई भी है। इसी समय कॉर्टेस को अपने सहायक एल्वारेडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा है। स्पेनिश शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया है। एल्वारेडो ने हुइजल पोक्टली के वसंतोत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया है और ये तारीख बताई गई है कि जब 25 जून 1520 को कॉर्टेस वापस लौट रहा था तो उसे घोर संकट का सामना भी करना पड़ा है। जलमार्ग काट दिए गए हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं, स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ा है और कॉर्टेस को मजबूर होकर वापस फिर से टेनोक्टिटलैन की तरफ लौटना पड़ा है, क्योंकि जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। स्पेनी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 26वां पॉइंट यहां पर नोट करेंगे। इसमें लिखेंगे स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया। आम जनता ने विद्रोह कर दिया।
ये 26वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहां बताया गया कि आगे फिर क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। जैसे यहां पर यह क्लियर किया गया है कि जबरदस्त लड़ाई भी हुई है। एजटेकों की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही ट्लैक्सक्लान, ये ट्लैक्सक्लान वही लड़ाकू लोग, ये मारे गए। हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप लोग जैसा कि जानते हैं, स्पेनी लोग अपने साथ बीमारी भी लेकर आए थे, चेचक लेकर आए थे। एक तरफ इन लोगों का अत्याचार हो रहा था और दूसरी तरफ लोग बीमारी से मर रहे थे, चेचक के प्रकोप से मर रहे थे। कॉर्टेस केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्टिट्लान में घुस आया और एजटेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि भाई हमने हारना तो है ही, इनके आगे टिक नहीं पाएंगे। आगे बताया गया मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लग गया। कॉर्टेस मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित कर दिया गया। यानी यहाँ पे मैक्सिको का भी वर्णन फिर बाद में दे दिया कि मैक्सिको पर इन्होंने विजय कैसे हासिल की है, और मैक्सिको से फिर बाद में अपना नियंत्रण इन्होंने ग्वातेमाला, निकारागुआ, होंडुरास यहाँ पर भी स्थापित किया। ये सब बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए हमने 26वां पॉइंट लिखना था, वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे जो बात बताई गई मैक्सिको के बारे में, इसे आप नोट करके लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट में लिख लेना, मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में कॉर्टेस को 2 वर्ष का समय लग गया और कॉर्टेस मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित कर दिया गया। ये नोट हो गया। अब देखिए आपने कॉर्टेस की कहानी तो जान ली है, अब पिजारो की कहानी जान लीजिए। पिजारो और इंका लोग, इंका वही यानी इंका साम्राज्य जो पेरू में था, पिजारो और इंका लोग, ये आपकी अगली हेडिंग है। अब देखिए पिजारो के बारे में बताया गया है कि कॉर्टेस तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पिजारो एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति था और ये सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में आया था। इसने इंका साम्राज्य के बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा था। उसे ये पता था कि भाई ये सोने का देश है। एक बार जब वह अपनी यात्रा से अपने घर यानी स्पेन को लौटा तो कैसे भी करके उसने राजा से मिलने का जुगाड़ कर लिया कि कैसे भी हमारी एक बार राजा से भेंट हो जाए। तो जब वो राजा से मिला है तो इसने इंका साम्राज्य से चुराई हुई एक मूर्ति राजा के सामने दिखाई है। तो राजा के मन में लोभ जाग गया है उसे देखकर, और उसने पिजारो को यह वचन दे दिया है कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बना दिया जाएगा। और इतना लालच काफी है, भाई राजा ने उसके सर पर हाथ रख दिया, कह दिया अगर तुम इंका साम्राज्य जीत लो तो मैं वहां का गवर्नर बना देंगे। इतनी बात तो काफी है। तो फिर क्या था, पिजारो की नजर इंका पे दौड़ गई है। 1538 में वहां अताहुआल्पा ने एक गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अताहुआल्पा जो है यहीं इंका से ही बिलोंग करने वाला एक शासक है जिसने यहाँ पर विद्रोह करके यहाँ की सत्ता अपने हाथ में ले ली है। तभी वहां के प्रदेश में पिजारो ने प्रवेश किया है। उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया, यानी कि उसने अताहुआल्पा को बंदी बना लिया है। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी फिरौती है जो कि किसी को नहीं मिली है, यानी अपने आप के इतिहास में वर्णित है ये। आगे बताया गया कि लेकिन उसने इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसे पता है कि भाई एक कमरा भर के सोना लेने से बढ़िया है कि इसको मार दिया जाए और पूरा का पूरा साम्राज्य हत्या लिया जाए, तो हमें पूरा सोना ही सोना मिल जाएगा। एक कमरे सोने से क्या होगा, एक कमरा भर के सोने से क्या मिलेगा हमें। तो यहां पर वही हुआ है, उसने राजा का वध करवा दिया है और उसके सैनिकों ने जी भरकर लूट मार मचाई है। लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है। विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा है और 2 साल तक चलता रहा है। इसके दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारियों की वजह से मौत के मुंह में जाते रहे हैं। आगे बताया गया कि अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी यानी ऊपरी पेरू, यानी यहां पर आज का बोलिविया है, इसकी खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया है और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को गुलाम बना लिया है। तो यहां तक की कहानी यहां पर ये दी हुई है। तो देखिए हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट नोट डाउन भी करेंगे। इसमें आपका 27वां पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे, कॉर्टेस के विपरीत पिजारो गरीब और अनपढ़ था। वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में आया था। अब इसी में आपका अगला पॉइंट आएगा, 28वां पॉइंट लिखेंगे, 1532 में अताहुआल्पा ने एक गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अताहुआल्पा जो है ये इंका का ही व्यक्ति है, स्पेनी नहीं है बल्कि इंका का ही व्यक्ति है।
तो आपने लिख लिया 1532 में अताहु अल्पा, यहां पे ब्रैकेट में आप लिखना चाहें लिख देना इंका का ही एक शासक, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अताहु अल्पा स्पेनी नहीं है। तो 28वां पॉइंट आपने लिख लिया होगा। 1532 में अताहु अल्पा ने एक गृहयुद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तभी वहां के परिदृश्य में पिजारो ने प्रवेश किया। अब इसी का 28 का पहला सब पॉइंट, उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया और राजा का वध करवा दिया। यह आपका 28 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में सेकंड सब पॉइंट, लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। आगे इसी में लिखेंगे विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा, जो 2 साल तक चलता रहा। यह आपका 28 का सेकंड सब पॉइंट है। 28 का थर्ड सब पॉइंट इसी में लिखेंगे अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी की खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका के लोगों को गुलाम बना लिया। यह 28 का तीसरा सब पॉइंट है। तो ये आपने पिजारो और कॉर्टेस की कहानी देख ली है। अब पुर्तगालियों की कहानी देख लेते हैं। कैब्राल और ब्राजील। अब देखिए इंका पर और आपकी एजिटेक पर तो स्पेनियों का कब्जा हो गया है। अब ब्राजील पर क्या हुआ है? तो कैब्राल बताया गया है ब्राजील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इत्तेफाक से ही हुआ। सन 1500 में पुर्तगाली निवासी पेड्रो अल्वारिस कैब्राल जहाजों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। तूफानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और यह देखा कि वह उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया है जिसे वर्तमान में ब्राजील कहा जाता है। यानी गलती से जो हवाएं हैं, हवाओं के प्रभाव के साथ ये यहां पर पहुंच गया है। इसे आना तो भारत था, लेकिन पहुंच गया कहां पर? ब्राजील में। पुर्तगालवासी ब्राजील की बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि ब्राजील में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी। मेन रीजन ये था। लेकिन वहां एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया, और वो था टिम्बर, यानी इमारती लकड़ी। और इमारती लकड़ी की यूरोप में उस समय बहुत ज्यादा भारी डिमांड भी थी। तो ब्राजील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोप वासियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया, इससे एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। रंजक मतलब वही डाई, जिससे रंगने का काम किया जाता, रंजक मिलता था। ब्राजील के मूल निवासियों के पास लोहा तो था नहीं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्राजील के मूल निवासियों के पास लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ब्राजील के मूल निवासी लोहे के चाकू छुरियों और आरियों के बदले में बताया गया है, जिन्हें वे अद्भुत वस्तु मानते थे, इन पेड़ों को काटने और इनके लट्ठे बनाकर जहाजों तक ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। इन्हें लगा कि भाई लोहा जो हमें दे रहे हैं ये बहुत बहुमूल्य धातु है। और इसी अंधविश्वास में, इसी धोखे में वो लोग क्या करने लगे, इनके लिए काम करने लगे। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए आपने 28वां पॉइंट ऊपर लिख लिया है। अब आपका 29वां पॉइंट इसमें आएगा। इसमें आप लिखेंगे सन 1500 में पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारिस कैब्राल जहाजों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ, परंतु समुद्री तूफानों की वजह से ब्राजील के तट पर पहुंचा। सन 1500 में पुर्तगाली निवासी पेड्रो अल्वारिस कैब्राल जहाजों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ, परंतु समुद्री तूफानों की वजह से ब्राजील के समुद्र तट पर पहुंच गया। ब्राजील के समुद्र तट पर या तट पर पहुंच गया। इसी में 29 का पहला सब पॉइंट, इसी में आप लिखेंगे पुर्तगालियों ने वहां के प्राकृतिक संसाधन का भरपूर लाभ उठाया और यह संसाधन और यह संपदा टिम्बर यानी इमारती लकड़ी थी। 29 का पहला सब पॉइंट आपका इस तरह से आएगा, पुर्तगालियों ने वहां के प्राकृतिक संसाधन का भरपूर लाभ उठाया और यह संपदा टिम्बर
यानी इमारती लकड़ी थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, ब्राजील वुड वृक्ष जिसके नाम पर यूरोप वासियों ने इस देश का नामकरण किया, इससे एक लाल, सुंदर लाल रंजक मिलता था। इसी में थर्ड सब पॉइंट और नोट डाउन कर लेंगे, ब्राजील के मूल निवासी लोहे के चाकू छुरियों और आरियों के बदले में पेड़ों को काटने और इनके लट्ठे बनाकर जहाजों तक ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। यानी इन्हें बिना किसी मेहनत के ही मजदूर मिल गए, बस उन्हें उल्लू बना दिया, मूर्ख बना दिया, और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दबाव के ही इन्हें मजदूर मिल गए जो कि स्वतः ही काम करने के लिए तैयार हो गए। तो यहां तक आपको बात स्पष्ट हो गई होगी कि पुर्तगालियों ने कैसे ब्राजील पर कब्जा जमाया। आगे बताया गया है यहां पर, इमारती लकड़ी के इस व्यापार की वजह से पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर लड़ाइयां हुई। इनमें अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई क्योंकि वे स्वयं तटीय क्षेत्र में बसना और उपनिवेश बसाना चाहते थे। 1534 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राजील के तट को 14 आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया। उनके मालिकाना हक उन पुर्तगालियों को सौंप दिए गए जो वहां स्थायी रूप से रहना चाहते थे, और उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया। और उसके बाद यहां पर स्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई हैं। तो यहां बताया गया बहुत से पुर्तगाली बासिंदे भूतपूर्व सैनिक थे और उन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयां भी लड़ी थी। तो इन लोगों ने यहां पर आके क्या किया है, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बहुत ज्यादा क्रूर व्यवहार किया है। ये सब कहानी यहां पर बताई गई है। तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, 30वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1534 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राजील के तट को 14 आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया। और इसी में आप आगे लिखेंगे, और उनके मालिकाना हक को वहां स्थायी रूप से रहना चाह रहे पुर्तगालियों को सौंप दिया। और इसके मालिकाना हक को वहां स्थायी रूप से रहना चाह रहे पुर्तगालियों को सौंप दिया और उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया। यह आपका 30वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए जब यहां पर प्राकृतिक संसाधन ही है तो फिर उनको प्रसंस्कृत करना भी आवश्यक हो गया है। तो बताया गया 1540 के दशक में पुर्तगालियों ने बड़े बड़े बागानों में गन्ना उगाना और चीनी बनाने के लिए मिलें चलाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहां पर क्या था, चूंकि गुलाम बनाने का तो राजा ने आदेश ही दे दिया है, उनके देश के राजा ने आदेश दे दिया है, तो पकड़ कर लोगों को गुलाम बनाने लगे। और इस वजह से जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो गांव के गांव छोड़कर भाग गए हैं। बताया गया तब स्थानीय लोग इन गुलाम बनाने वाले मिलों से बचने के लिए गांव छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे। एक स्थिति यह भी क्रिएट हो गई कि जहां पर इनकी पुर्तगालियों की बस्ती थी उसके आसपास तो गांव ही नहीं बचे थे, पूरे के पूरे गांव खाली हो गए थे। तो यहां बताया गया मिल मालिकों फिर बाद में जब गांव के गांव खाली हो गए तो मजबूरी में इन्हें फिर बाहर से गुलाम यहां पे मंगाने पड़े, बाहर से गुलामों को आयात करना पड़ा है। तो मिल मालिकों को गुलाम लाने के लिए मजबूर होकर एक दूसरे स्रोत यानी पश्चिमी अफ्रीका की ओर मुड़ना पड़ा है। लेकिन स्पेनी उपनिवेशों में स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। वहां एजिटेक और इंका साम्राज्यों के अधिकांश लोगों से खदानों और खेतों में काम कराया जाता था क्योंकि वहां ताकत के दम पर कराया जाता था। लेकिन यहाँ पर तो ये था भाई स्थानीय लोग हैं और पूरा वो कबीला ही समाज है भाई, वहां की तरफ साम्राज्य वाले लोग थोड़ी ना है, वहां की तरफ पूरा शासन व्यवस्था थोड़ी ना है। यहाँ पर तो पूरा कबीला ही समाज था ब्राजील में। और इसी वजह से यहाँ के जो लोग थे वो ज्यादातर लोग ग्रामीण थे, शहरी सभ्यता तो यहाँ थी नहीं, शहर तो थे ही नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रामीण परिवेश था। तो इस वजह से ग्रामीण लोग जो थे उन्हें जंगलों के आदी थे, जंगलों में रहने के आदी थे। अब वो शहर वगैरह उन्हें पता ही नहीं शहर क्या होता है, तो ऐसे में उन्हें जंगलों में ही अंदर घुसना ज्यादा आसान लगा। तो इस वजह से यहाँ पर जब ये दिक्कत हुई है तो पुर्तगालियों ने अफ्रीका से गुलाम आयात किए हैं और उसी के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि बाद में इनका कारोबार चलता रहा है। तो बताया गया 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और भैया या सेल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया गया, नहीं भैया और सेल्वाडोर की राजधानी बनाया गया है। इस समय तक जेसुइट पादरियों ने बाहर ब्राजील जाना शुरू कर दिया। यूरोपीय बासिंदे इन जेसुइट पादरियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि पादरी जो थे वो दया वगैरह की बातें करते थे, यानी कि मूल निवासियों का दया करो, इस तरह की बातें करते थे और धर्म प्रचारक इन लोगों की कड़े शब्दों में आलोचना भी करते थे। तो इस वजह से जो पुर्तगाली व्यक्ति थे वो इन्हें पसंद नहीं करते थे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए हमने यहाँ पर 30 पॉइंट यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसमें कुछ नहीं लिखना है,
इसमें अब आप लोग 30 का पहला सब पॉइंट चाहे लिखना चाहें तो लिखना है। 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और भैया ऑब्लिक सेल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया गया। ये 30 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। तो यहां तक आपका ब्राजील के बारे में भी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपकी अगली हेडिंग है विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। यहां भी बताया गया कि 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं ने एक महासागर से दूसरे महासागर तक अट्टू समुद्री मार्ग खोल दिए, क्योंकि भाई जब इन्हें पता चल गया कि धरती गोल है और पूरे 5 सप्ताह के भीतर भीतर पूरी धरती का चक्कर लगाया जा सकता है, तो ऐसे करके जो व्यापारिक मार्ग हैं वो खुल गए हैं। दक्षिणी अटलांटिक तो पूरी तरह अछूता था, किसी भी जहाज ने उसे पार जाना तो दूर, उसके पानी में भी प्रवेश नहीं किया था। तो यहां पर जैसा कि आप जानते हैं अटलांटिक में कोई घुसा ही नहीं था दक्षिण अटलांटिक में, लेकिन जब पता चल गया कि उसके पार जो है एक महाद्वीप है, तो फिर आवाजाही स्टार्ट हो गई है। आगे बताया गया सोने चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और अधिक विस्तार किया, क्योंकि भाई जो अमेरिका महाद्वीप है सोने की खदानों के लिए मशहूर था और सोना यहाँ पर जब मिलने लगा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण में काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है। लेकिन मज़ेदार बात यह हुई है कि इसका लाभ स्पेन और पुर्तगाल को उतना नहीं मिला जितना मिला है किसको, जितना मिला है अंग्रेजों को। उनकी बजाय अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित ऐसे अनेक देश, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया, उन्हें ज़्यादा लाभ मिला। उन्हें लाभ इसलिए मिला क्योंकि जो भी स्पेन या पुर्तगाल के जो भी जहाज होते थे सबसे पहले इन्हीं के बंदरगाहों पे पहुंचते थे, और जब इन बंदरगाहों पे पहुंचते थे तो वहाँ के जो बंदरगाह के इंचार्ज होते थे उनसे टैक्स वसूलते थे। तो टैक्स वसूलने की वजह से इन देशों को यानी स्पेन और पुर्तगाल को लाभ इतना ज़्यादा नहीं मिला जितना इंग्लैंड को, बेल्जियम को, फ्रांस को, इन सबको ज़्यादा मिला है, इसी वजह से मिला है। तो बताया गया उनके सौदागर ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए, उपनिवेश स्थापित किए और यूरोप वासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई चीज़ों जैसे तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ और रबड़ आदि से परिचित कराया। यानी ये सभी फसलें अमेरिकी महाद्वीप की ही हैं। इसके अलावा यूरोप अमेरिका से आने वाली नई फसलों, विशेष रूप से आलू और लाल मिर्च से भी परिचित हो गया। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इन अभियानों के लिए अनेक तात्कालिक परिणाम हुए, जैसे मारकाट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या में काफ़ी कमी आई, उनकी जीवन शैली भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, जो आंकड़ों के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि विजय पूर्व मैक्सिको की जनसंख्या 3 करोड़ से 3.75 करोड़ के लगभग रहेगी, लेकिन बाद में जब इन लोगों का प्रवेश हो गया है तब ये जनसंख्या जो थी घटकर मात्र 45 लाख रह गई थी। ये बात हमें पता है, और ये 150 साल में हुआ है। लगभग 150 साल बाद जनसंख्या जो थी मात्र 35 लाख रह गई है। तो ये यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो महामारी और दूसरा इनके ऊपर से इनके अत्याचार, इसकी वजह से जनसंख्या में लगातार कमी आती गई है। स्थानीय लोगों के लिए सोने के प्रति स्पेनियों की लोलुपता को समझ पाना असंभव था, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि ये लोग यही जानते ही नहीं थे कि भाई इसका कोई आर्थिक लाभ भी है। तो इन्हें आर्थिक लाभ उसका पता ही नहीं था, इस वजह से समझ ही नहीं पा रहे थे सोने को लेकर ये इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों हैं। काम की परिस्थितियां भयावह थी, लेकिन स्पेनी मालिकों को का मानना था कि उनके आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार का शोषण अत्यंत आवश्यक है। 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन उसने एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की व्यवस्था भी कर दी, क्योंकि उसके ऊपर दबाव था। दबाव इन्हीं व्यापारियों का, सौदागरों का दबाव था, इस वजह से उसको ऐसा करना भी पड़ा। पहले तो रोक लगाई, लेकिन बाद में उसको शुरू भी करना पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 30 पॉइंट हमने लिख लिए हैं। इसमें आपका 31वां पॉइंट यहां पर आएगा, लिखेंगे आप, सोने चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और अधिक विस्तार किया। इसी में सब पॉइंट, इसका लाभ देखिए यहां पर 31वें पॉइंट में आगे थोड़ी सी लाइन ऐड कर लीजिए। इसमें लिख लेना, अमेरिका की खोज के दीर्घकालीन परिणाम निकले। और उसके बाद फिर आप लिखना, अमेरिका की खोज के दीर्घकालीन परिणाम निकले, सोने चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और अधिक विस्तार किया।
इसी में पहला सब पॉइंट, इसका लाभ स्पेन और पुर्तगालियों को उतना नहीं मिला उनकी बजाय अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया। यह आपके 31 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। 31 का सेकंड सब पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, यूरोपवासी, यानी आप लिख लेना यूरोप अमेरिका से आने वाली नई फसलों, विशेष रूप से आलू और लाल मिर्च से परिचित हो गया। यह आपका 31 का सेकंड सब पॉइंट। अब देखिए यहां पर जनसंख्या के जनांकीय आंकड़े हैं वो भी आप लिख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या प्रभाव पड़ा है। तो आपका थर्ड सब पॉइंट यहां पर आप लिखना, अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि विजय पूर्व मैक्सिको की जनसंख्या 3 करोड़ से 3.75 करोड़ तक रही होगी। इसी में आगे और फिर 150 साल बाद उनकी आबादी घटकर केवल 35 लाख रह गई। अब देखिए यहां तक चीजें आपने नोट डाउन भी कर ली हैं। अब अगले पैराग्राफ में बताया गया है, अब नई नई आर्थिक गतिविधियां जोरों से शुरू की गई, जंगलों का सफाया करके प्राप्त की गई भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। 1700 में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों से चल पड़ा और इन सभी कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग बनी रही। यह स्पष्ट था कि स्थानीय लोग गुलाम बनने का विरोध करेंगे, क्योंकि स्थानीय लोग विरोध करेंगे और विरोध हो भी रहा था। अब इसके लिए एक विकल्प और सोचा गया, विकल्प ये सोचा गया कहीं से बाहर से लोगों को आयात करके लाया जाए, कहीं से बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ कर यहां पर लाया जाए। तो ऐसे में लोग अपने देश में लौट भी नहीं पाएंगे और विद्रोह भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर वही बताया गया कि अब यही विकल्प बचा था कि गुलाम अफ्रीका से मंगवाए जाएं। तो आगे बताया गया 1550 के दशक से 1880 के दशक तक जब ब्राजील में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, ब्राजील में 36 लाख से भी अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो देखिए अब आप लोग यहां पर आप 32वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1550 के दशक से 1880 के दशक तक ब्राजील में 36 लाख से भी अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया। यह 32वां पॉइंट हो जाएगा। क्यों किया गया उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहां पर दास प्रथा को लेकर जो इतिहासकार हैं उनमें मतभेद है। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में 1780 के दशक में किए गए जो प्रारंभिक वाद विवाद है, इसमें कुछ लोगों ने ये दलील भी दी है कि यूरोप वासियों के अफ्रीका में आने से पहले वहां पर दास प्रथा मौजूद थी। दास प्रथा को ये वहां की शासन व्यवस्था में देखते थे। यहां पे बताया गया यहां तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले राज्यों में भी अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से ही बना था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इतिहासकार हैं उनका मानना यह था कि स्पेनी या पुर्तगालियों पर तो बेकार में आरोप लगता है, जबकि उन साम्राज्यों में ऑलरेडी दास प्रथा थी, क्योंकि वो साम्राज्य जो बने थे इन मजदूरों या गुलामों की मदद से ही बने थे। वहां पर जो बड़ी बड़ी भवनों का निर्माण किया गया था, बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंगें बनाई गई थी, वो इन गुलामों को पकड़कर ही बनाई गई थी। तो ऐसा हम पर जो आरोप लगा रहे हैं कि स्पेन और पुर्तगाल वालों ने वहां पर लोगों को पकड़ पकड़ के गुलाम बनाया, ये गलत है, बेबुनियाद है। ये अपने तथ्य यहां पर रखे गए हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ विशेष नहीं है। इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे उपसंहार में धर्म के बारे में बताया गया है, तो धर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहां बताया गया 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वो स्वतंत्र देश बन गए। ठीक वैसे ही जैसे 1776 में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया था। दक्षिणी अमेरिका को जो आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की ही हैं, इसी वजह से इसका नाम लैटिन अमेरिका पड़ा। और यहां पे बताया गया यहां के जो अधिकांश निवासी हैं वो कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। तो देखिए नोट करके आप यहां पर ये चीजें लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नोट में आप लिख लेना, दक्षिणी अमेरिका को आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की ही हैं। इसमें लिख लेना, वहां के अधिकांश लोग
कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश लोग जो हैं कैथोलिक धर्मावलंबी हैं, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार स्पेनी पुर्तगालियों ने ही किया था। इस वजह से वहाँ के अधिकांश लोग जो हैं वो कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। अब देखिए लास्ट में कुछ तिथियां आई हैं, हालांकि आपके चैप्टर में ही बीच में ही वो तिथियां दे दी हैं। उन तिथियों को एक बार देख लेते हैं। यूरोप वासियों द्वारा समुद्री यात्राएं, तो 1492 में कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की है। 1497 में एक अंग्रेज यात्री जॉन कैबोट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज की है। आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं नोट में। 1499 में अमेरिको वेस्पुसी ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को देखा है। 1522 में स्पेनवासी मैगेलन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया है। इसे भी आप नोट करके लिख सकते हैं। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, यानी ये जीके में आ जाते हैं तो इसलिए पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक 1497 वाला फैक्ट लिख लीजिए और दूसरा 1522 वाला फैक्ट लिख लीजिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में भी आ रहा होगा और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो उनके नोट्स भी अच्छे से बन रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।